तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा इकोनॉमिक का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। ये एक टॉपिक है जिसमें पहले चैप्टर का नाम है कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य ने जो इकोनॉमिक्स के बारे में, कौटिल्य के जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है बीए के बच्चों के लिए है जो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके पहले चैप्टर का नाम है कौटिल्य, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सर ये रहा आपका सिलेबस। फर्स्ट यूनिट में आपके चैप्टर है कौटिल्य, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, भीमराव अंबेडकर, R.M. लोहिया, गांधीयन इकोनॉमिक्स। और सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हम अपनी वीडियो को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक, तो देखो कौटिल्य के आर्थिक विचारों के बारे में हम इसमें जानेंगे। कौटिल्य की परिभाषा जो उन्होंने अर्थशास्त्र के लिए परिभाषा दी है उसके बारे में जानेंगे। कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना के बारे में जानेंगे। विवेचना यानी कि देखो ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे, जैसे कि वरत है। वरत अभी हम आगे जानेंगे क्या होता है। वरत है करारोपण की व्याख्या के बारे में जानेंगे। श्रम कल्याण के संबंध में, कृषि के संबंध में, दास प्रथा के संबंध में, व्यापार व औद्योगिक नीति के संबंध में, खानों के संबंध में, सामाजिक सुरक्षा के संबंध में। ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला टॉपिक हमारे सामने है, जैसा कि हमने देखा था कौटिल्य के आर्थिक विचार और दूसरा था अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं भारतीय आर्थिक विचारकों में, यानी कि भारत के जो आर्थिक विचारक हैं उनमें कौटिल्य का नाम सबसे पहले आता है। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। इतिहास में इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, इतना हमें पता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और प्रमुख सलाहकार भी थे। इसलिए इन्होंने शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की थी। देखो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किस लिए की थी? शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि इनकी जो इकोनॉमिक थी वो आज की इकोनॉमिक से अलग थी। आज की इकोनॉमिक हम कह सकते हैं हम धन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस टाइम चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है वो शासन संबंधित लिखी है। तो देखो इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या कहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक में राज्य के शासन के बारे में बताया है, भूमि सुधार के बारे में बताया है, उद्योगों के प्रबंध के बारे में बताया है, व्यापार के बारे में बताया है, सेना के बारे में बताया है, विदेश नीति, करारोपण एवं श्रमिक आदि सभी विषयों के बारे में बताया है। एक किताब में इन सभी विषयों के बारे में इन्होंने अपनी किताब में बताया। तो यह है आचार्य कौटिल्य के आर्थिक विचार। इस अर्थशास्त्र को कौटिल्य अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जो चाणक्य ने जो किताब लिखी है इस अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कौटिल्य ने अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक, तो दूसरा टॉपिक है हमारा कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक, मनुष्य की आजीविका और मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि दोनों को ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है। पुकारा जाता है यानी कि कौटिल्य ने पुकारा है। मनुष्य की आजीविका, आजीविका यानी कि जो रोजी रोटी होती है उसको आजीविका कह सकते हैं। मनुष्य की रोजी रोटी और मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि, मनुष्य के द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि दोनों को ही अर्थ के नाम से पुकारा है। किसने? कौटिल्य ने। ऐसी भूमि को ग्रहण करने एवं सुरक्षा से जुड़े साधनों का विवेचन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। कैसी भूमि? ऐसी भूमि को ग्रहण करने वाले, देखो जो भूमि किसी की रोजी रोटी है, ठीक है, उस पर ग्रहण करना यानी कि उस पर कब्जा कर लेना, या फिर अपनी भूमि की सुरक्षा से संबंधित जो साधन है उसके बारे में विवेचना करना, उसके बारे में जानना अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इनकी परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का मूल आधार भूमि है। इसका कारण शायद यही है कि उस समय कृषि कार्य को आजीविका का प्रमुख आधार माना जाता था, यानी कि रोजी रोटी का प्रमुख आधार किसको माना जा रहा है? कृषि कार्य को। इसलिए कौटिल्य ने कृषि कार्य का साधन अर्थात कृषि को अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग माना है। आर्थिक नियमों एवं उनके प्रतिपादन हेतु कौटिल्य ने अपने समय में जिन तर्कों सिद्धांतों का उल्लेख किया है उनके अधिकतर सिद्धांत आज के आधुनिक युग में भी उतने ही उपयोगी सिद्ध होते हैं जितने कि पहले होते थे। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ एवं काम तीनों ही पुरुषार्थों को एक सा महत्व देते हुए समान माना है। ठीक है, क्या कौटिल्य ने किसको समान माना है? देखो तीनों पुरुषार्थों, कौन से? धर्म, अर्थ एवं काम, इन तीनों को समान माना है। कौटिल्य के अनुसार जो भी व्यक्ति इन तीनों में असंतुलन पैदा करता है तो समझो कि वह अपने दुखी रहने का कारण स्वयं बनाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित सांस्कृतिक का ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति जैसे विभिन्न विषयों को वर्णित किया गया है। अर्थशास्त्र में समय सामयिक राजनीति, समय सामयिक राजनीति मतलब कि वर्तमान कालिक, मतलब कि आज की समझ रखना। ठीक है, अर्थनीति, विधि, समाज नीति, धर्म आदि पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इस विषय पर जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं उनमें से वास्तविक जीवन का उतनी स्वाभाविकता से वर्णन नहीं किया गया है। स्वाभाविकता मतलब कि उतनी नेचुरल तरीके से, उतने रियलिटी के साथ वर्णन नहीं किया गया है। कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना। वरत, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वरत शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। देखो वरत का मतलब सीधा सिंपल इतनी भाषा में समझो, वरत इज इक्वल टू राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने यूज किया है वरत राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जगह। इन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार एवं पशुपालन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया है। करारोपण की व्याख्या, करारोपण यानी कि हम कह सकते हैं कर के संबंध में जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए करों की व्यवस्था आवश्यक थी, जिस कारण इन्होंने बाहर से आने वाले उत्पादों पर आयात कर एवं चुंगी शुल्क की व्यवस्था की। चुंगी शुल्क वह कर, वह राशि जो आपके राज्य की सीमा के पार करते समय चुकानी पड़ती है वो। ठीक, आयत नियत आपको पता है। देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर, पथकर, वनों के प्रयोग पर भी करों के आदेश। वनों के प्रयोग यानी कि अगर हम वनों के उपयोग कर रहे हैं तो उसका भी कर देना होगा। राज्य द्वारा निश्चित किए जाने वाले आय
और व्यय की सीमा के संबंध में कौटिल्य का मानना था कि राज्य के द्वारा किए जाने वाला व्यय उसकी आय के अनुसार ही तय होगा। अब देखो ये तो जाहिर सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ पर कुछ व्यय करता है तो अपनी आय के हिसाब से ही करेगा ना, जितनी उसकी इनकम होगी उतना ही खर्च करेगा। तो वैसा ही इन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा किए जाने वाला व्यय उसकी आय के अनुसार तय किया जाना चाहिए। कल्याण के संबंध में, यानी कि श्रम के कल्याण के संबंध में चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में कहा है उसके बारे में कौटिल्य का मत श्रम कल्याण के विषय में सकारात्मक था। वह चाहते थे कि श्रमिकों को मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार तय होनी चाहिए, यानी कि मजदूरों की जो वो है क्या कहते हैं, उनकी जो आय है इतनी होनी चाहिए कि वो अपना जीवन आराम से बिता सके। मजदूरों के पारिश्रमिक की दर, यानी कि पारिश्रमिक यानी कि वही मजदूरी जो उनकी पूरे दिन कमाने के बाद जो उनकी आय होती है ना, जो इनकम होती है, समय स्थान तथा उनकी दशाओं को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। कृषि के संबंध में, अच्छा देखो कृषि के संबंध में आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या कहा है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी व्यवसायों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा वाणिज्य, जिसमें कृषि को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने सुझाव दिया कि कृषि के विकास के लिए राजा को चाहिए कि वह बेकार भूमि पर किसानों को रहने की अनुमति दे, जो बेकार भूमि है, जो बंजर भूमि है जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, ताकि वे वहाँ रहते हुए उस बेकार भूमि का सदुपयोग कर सकें। राजा उन्हें बीज तथा बैल आदि की सहायता भी थे। राजा के द्वारा कर्ज और समय समय पर करों में छूट भी देनी चाहिए। सिंचाई के लिए तालाबों और कुओं का निर्माण कराना, बांधों का प्रबंध कराना आदि राजा के अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। दास प्रथा के संबंध में, यानी कि जो दास प्रथा चल रही थी उस समय में, उसका आचार्य चाणक्य ने कट्टर विरोध किया है, यानी कि उसको पूरी तरह से गलत माना है। कौटिल्य दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि दास प्रथा मानवता के विरुद्ध है, अवैध है। अपनी पुस्तक में भी इन्होंने कट्टर विरोध किया था। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अपना दास बनाने के लिए विवश करता है, विवश यानी कि मजबूर करता है, तो ऐसी स्थिति में बाध्य करने वाले व्यक्ति, बाध्य यानी कि जो व्यक्ति लाचार कर रहा है, यानी कि जो मालिक है गुलामों का, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो व्यापार व औद्योगिक नीति के संबंध में आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है अपने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्यापार व औद्योगिक नीति की विवेचना राज्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया है। औद्योगिक नीति की विवेचना यानी कि जो विचार किया है, किसके बारे में, व्यापार व औद्योगिक नीति के बारे में जो विचार किया है वो राज्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया है। इनका मानना था कि राज्य के विकास और सुदृढ़ता के लिए राज्य के कोष में पर्याप्त धन होना आवश्यक है। देखो इसमें एक वर्ड है सुदृढ़ता। सुदृढ़ता का मतलब है मजबूती के लिए, यानी कि राज्य के विकास और मजबूती के लिए राज्य के कोष यानी कि फंड, रकम यानी कि खजाने में, राज्य के खजाने में पर्याप्त धन होना आवश्यक है। उन्होंने व्यापारिक वस्तुओं पर कर लगाने, व्यापारिक वस्तुएं वही वस्तुएं जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, कर लगाने का सुझाव दिया ताकि राज्य के कोष यानी कि फंड में धन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो सके। के संबंध में देखो, यानी कि खदानों के संबंध में, खाने चूंकि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, सोना तथा चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं खानों से ही मिलती हैं। कौटिल्य का मानना था कि बड़ी खदानों में लागत कम आती है। देखो बड़ी खदानों में लागत कम कैसे आती है, अब एक बहुत बड़ी खदान है, उसमें हम कम लेबर लगा के वहाँ से बहुमूल्य धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कम लेबर लगेगा, कम खर्च होगा, कम लागत लगेगा, ठीक। अतः ये श्रेष्ठता की श्रेणी में आती है कौटिल्य के अनुसार। सामाजिक सुरक्षा हेतु आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कार्य हैं, जैसे संकट के समय गरीबों की सहायता हेतु संस्थानों की स्थापना करना। जैसे संकट किसी शत्रु राजा ने एक राजा के क्षेत्र में, एक राजा के देश में, एक राजा के राज्य में हमला किया है, उस पर अटैक किया है, तो उस राजा का यह फर्ज बनता है कि अपने देश के, अपने राज्य के गरीबों के लिए संस्थानों की स्थापना करे। वृद्ध और अपाहिज व्यक्तियों के लिए आश्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ये उचित रोजगार का प्रबंध करना अति आवश्यक है। जो गरीबों और कामगार लोगों को उनके परिश्रम के बदले उचित मजदूरी दिलाना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। कौटिल्य के मत से यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो पाएंगे कि अर्थशास्त्र का राजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक, क्योंकि एक विशेष राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आर्थिक गतिविधियों का संपादन यानी कि संपादन मतलब होता है कि एडिटिंग करना किसी चीज़ में, है ना, यानी कि चेंजिंग करना, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। गतिविधियों का संपादन तथा साधनों का सदुपयोग किया जाता है। यही कारण है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक तरह से राजनीति शास्त्र कहलाता है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कहलाता है, ठीक। तो फ्रेंड्स यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो कौटिल्य, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक का, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में जो कौटिल्य के विचार हैं उसमें हमने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।